पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड का पार्ट 1 था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लो, क्योंकि फिर आपको ये वीडियो जो है वो समझ नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद ये भी देख लेना, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो आज का स्कूलिंग और एजुकेशन कैसा है। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो दोनों स्कूल अटेंड करती है लार्ज नंबर में। Yet as we will see, there still remain differences between the education of boys and girls. तो फिर अभी भी जो बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन है उसमें भी अभी भी डिफरेंस है। इंडिया है सेंसस एवरी 10 ईयर विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो हर 10 सालों में इंडिया जो है उसमें सेंसस होता है जो कि सारी पॉपुलेशन काउंट करता है। It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. तो वो और भी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं और ये सब। We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. तो इससे हमको literate people के बारे में पता चलता है, रेशियो में पता चलता है men और women का। According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 year and above were literate. That is, they could at least write their names. तो फिर जो ज़्यादातर जो 1961 का सेंसस था 40% जो बॉयज़ और मेंस थे वो साथ ही उससे ज़्यादा वो लिटरेट थे, मतलब कि वो अपना नाम कम से कम लिख सकते थे। कंपेयर्ड टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। गर्ल और वुमेन में सिर्फ वो 15% था। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001 दीज फिगर हैव ग्रोन टू 70% फॉर बॉयज़ एंड मैन अबाउट एंड 54% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। तो अभी 2001 की बात है जब वो 76 हो गया और वुमेन का 54 हो गया। This means at the portion of both men and women who are now able to read and write have at least some amount of schooling has increased. तो अब जो है वो उनका जो schooling है वो थोड़ा increase हो रहा है धीरे धीरे। But as you can also see, the percentage of male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. अभी भी जो gap है फीमेल और मेल का वो अभी भी नहीं गया है। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave school from different social groups. Scheduled caste SC is the official term for Dalit. The scheduled tribe ST is the official term for आदिवासी। तो फिर स्कूलिंग तो अभी हम देखते हैं। ये है स्कूलिंग लेवल 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 क्लासेस ऑल बाय सब 34 जो है उन्होंने। तो फिर 1 मिनट, इसमें कुछ वो दे नहीं रखा कि 34 ही क्या है। अच्छा, लीव करने का है। तो फिर देखो ऑल बॉयज़ कितने बच्चों ने 1 to 5 में ही लीव कर दिया 34। 6 से 8 तक कितने बच्चों ने लीव करा लड़कों ने 52। 9 to 10 तक कितने लड़कों ने लीव किया 61। उसके बाद अब SC बॉयज़, SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि दलित में से 37 ने 1 to 5 में छोड़ दिया। 6 to 8 में 57 दलित ने छोड़ दिया। 9 to 10 में 71 दलित ने छोड़ दिया ST यानी ट्राइबल बॉयज़। तो फिर 49 ने 1 to 5 में छोड़ दिया। 6 to 8 69 ने और 9 to 10 जो है वो 78 ने छोड़ दिया। अब हम देखते हैं गर्ल्स का क्या है। गर्ल्स का प्राइमरी यानी वो स्टार्टिंग में ही 29 यानी कि वो ऑल बॉयज से ज़्यादा है, कम है। तो फिर दूसरा वो 6 to 8 में 53 यानी कि बॉयज से कम, बॉयज से ज़्यादा। और फिर 65 यानी कि बॉयज से ज़्यादा। तो फिर जो गर्ल्स है अगर हम उसका वो निकाल ले, एवरेज निकाले तो गर्ल्स ने ज़्यादा लीव किया। अब SC यानी दलित गर्ल्स 36 वो कम है बॉयज से। 62 ज़्यादा है, 76 ज़्यादा है। ST यानी ट्राइबल गर्ल्स 49 बहुत ज़्यादा, 71 बहुत ज़्यादा, 81 भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये टोटल 31, 52, 63। तो फिर इससे दिखता है कि जो गर्ल्स हैं उनको कम एजुकेशन दी गई है।
तो फिर अब हम आगे चलते हैं। You have probably noticed the above table that SC and ST girls leave school at a rate at higher than the category of all girls. This means that girls who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain at school. The 2001 census also found that the Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi to complete primary school, while a Muslim girl is likely to stay in a school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years school. तो फिर ज़्यादातर हम जो देख रहे हैं कि जो आदिवासी और दलित है वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू वो ऑल गर्ल्स से। हमने देखा था ऑल गर्ल्स जो था वो कुछ 29 या कुछ ऐसा था। देखो ऑल गर्ल्स 29 था, और अगर हम SC गर्ल्स देखें तो 36, ST गर्ल्स देखें तो 49। ये 29 से तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देयर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल। इसके बहुत सारे रीजन कि वो स्कूल क्यों छोड़ते हैं। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर there may not even be proper schools, no teacher who teach on a regular basis. If a school is not close to people home and there is no transport like buses or van, parents may not be able to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boy may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates, just like Om Prakash Valmiki was. तो इसमें रीज़न बताए कि क्यों वो छोड़ते हैं। पहला रीज़न है कि जो स्कूल है उनके घर से वो दूर है। दूसरा रीज़न है कि जो वो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तीसरा रीज़न है कि वो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं है, बस या वैन की फैसिलिटी नहीं है स्कूल के पास। और कुछ है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है बच्चों में, इसलिए उनको नहीं भेजा गया है। अब हम देखेंगे वुमेन्स मूवमेंट कि जो वुमेन का मूवमेंट है वो क्या है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अब वुमेन के पास राइट है कि वो स्कूल जाए और पढ़े। There are other areas like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. तो फिर ये जो सिचुएशन है इनकी ये इम्प्रूव हो गई है। ये ऐसी अचानक से अपने आप नहीं हुई है। कल से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि ये हो। The struggle is known as the women's movement. तो ये जो struggle is हम women's movement कहते हैं। Individual women and movements organization for different part of the country are part of women. तो फिर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग पार्ट कंट्री के, उसे हम कहते हैं पार्ट है वो मूवमेंट का। Many men support the women movement as well. तो कुछ men जो वो भी सपोर्ट करते हैं। The diversity, passion and effort of those involved make it a very vibrant movement. तो फिर इससे जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है मूवमेंट। डिफरेंट वो स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। हियर आर सम ग्लिम्पसेस एंड ऑफ दिस स्ट्रगल। तो फिर जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है कि उनको जो है इक्वालिटी और ये सब जो है वो मिले। कैंपेनिंग अभी हम देखते क्या होता है। Campaigning to fight discrimination and violence against women are an important part of the women movement. तो कैंपेनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्ट है वुमेन की मूवमेंट्स का। कैंपेनिंग हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास। तो कैंपेनिंग की वजह से बहुत सारे नए लॉज जो है वो आए। अ लॉज पास्ड इन 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. तो 2006 में जो एक लॉ आया था उससे क्या हुआ था कि जो वुमेन है जिनको प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस और उनसे जो प्रोटेक्शन है उसके लिए एक लॉ बनाया था एससी ने 2006 में। कैंपेनिंग की वजह से ही आया था वो शायद। सिमिलरली एफर्ट मेड बाय द वुमेन मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द
वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो फिर जो 1997 में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी जो SC उसको नए नए लॉज जो है वो बनाने पड़े। In the 1980s, for example, women group across the country spoke out against dowry death, cases of young brides being murdered by their in-laws of और हस्बैंड। तो फिर वो जो एक 1980s में जो वुमेन थी उनको एक चीज़ के लिए डाउरी डेथ के लिए उनको एक लॉ बनवाने के लिए उन्होंने कैंपेन किया था। इसमें क्या होता था कि जब उसकी किसी लड़की की नई नई शादी होती थी तो उसका पति था उसको उसका मर्डर कर देता था। Greedy for more dowry, women's group spoke out against the failure of bringing these cases to justice. तो इसने कहा इसमें justice हमको चाहिए। They did so by coming on to the street, approaching the court, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and dowry laws were changed to punish families who seek dowry. तो फिर ये जो था इससे बचने के लिए जो गर्ल्स थी उन्होंने कैंपेनिंग करी और सक्सेसफुल हो गई। तो फिर ये है रेजिंग अवेयरनेस। अब हम देखेंगे कि जो रेजिंग अवेयरनेस है वो क्या होता है। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन राइट इशू। देयर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग। तो फिर रेजिंग अवेयरनेस होता है कि अवेयरनेस पहले ही रेज कर दो, कुछ होने से पहले उसको वो कर दो अवेयरनेस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर करने से पहले उसका प्रिवेंशन कर दो ताकि वो हो ही ना। ये होता है रेजिंग अवेयरनेस। अब अगला प्रोटेस्टिंग, कि जो प्रोटेस्टिंग है वो क्या है। द वुमेन मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस और फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। तो जो वुमेन मूवमेंट होता है वो वायलेशन वो करता है, वॉइस अगेंस्ट करता है ताकि जो वुमेन है वो जो है कि कोई एग्जांपल जैसे कि जो लॉ है वो उसके अगेंस्ट जो है वो करे। Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. तो फिर injustice से बचने के लिए जो है ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। Showing solidarity, तो ये क्या होता है। The women movement is also about showing solidarity with other women and causes। तो solidarity मतलब कि अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसके लिए जो दुख जताना होता है वो। तो जो वीडियो है वो बहुत ही छोटी बनी है, 12 मिनट की है, तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छी नहीं लगी है तो फिर डिसलाइक, और दोनों ही केसेस में चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं जियोग्राफी, सिविक्स और साइंस डालता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको उन दोनों का भी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।